तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है बिलियन एवं और संगुणन। इसका हम ला दिए हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन ये कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आप लोग इस वीडियो का मतलब कि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग इस वीडियो को प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है जिसका भी आई का मान, आई मतलब क्या होता है 1/2 गुणांक, यानी जिसका भी 1/2 गुणांक का मान अधिकतम होगा उसका क्या होगा, क्वथनांक में उन्नति क्या हो जाएगा, अधिकतम ही होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें 1/2 गुणांक का मान सबसे अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आप लोग हम 1/2 गुणांक का मान हम निकालने के लिए बता दिए हैं, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। दोनों में क्वेश्चन बोला गया है कि बिलियन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से होता है। तो देखिए कभी भी जो होता है ना बिलियन और एक होता है शुद्ध द्रव, तो कभी भी बिलियन का जो हिमांक होगा शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होगा, हमेशा कम होगा। क्या हो जाएगा, हमेशा कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम होगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। 3 में जो क्वेश्चन बोला गया है कि किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो इसमें भी हम आई का मान निकालेंगे और आई क्या है 1/2 गुणांक है, और जिसमें भी 1/2 गुणांक का मान अधिकतम होगा उसका हिमांक में अवनमन भी क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में जो होता है ना 1/2 गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। यूरिया में भी कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर नमक अगर बात करेंगे यानी कि NaCl, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे NaCl का, तो NaCl का जब टूटेगा तो Na हो जाएगा प्लस में और Cl हो जाएगा माइनस में, तो कितना कौन हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि K2SO4, इसमें जो आई का मान आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो सबसे अधिक आई का मान किसमें, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि K2SO4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि K2SO4। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है बोला गया कि सिर्फ ये कण ही अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, यानी कि इनमें से किसका कण ही केवल अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिलाय का कण ही केवल अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर पाते हैं। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, कोई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलारता ज्ञात करिए। देखिए जो मोलारता होता है, मोलारता का जो फॉर्मूला होता है यानी कैपिटल M बराबर होता है WA गुणे में 1000, कितना होता है 1000, और बाटा में होता है MA और गुणे में होता है V यानी कि आयतन। तो देखिए अगर हम बात करते हैं WA क्या होता है, तो ये होता है बिले, और इसमें बिले कौन है, NaOH है। तो यहाँ पर इसका भार पूछा है, तो भार कितना दिया गया है, 2 ग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि WA का मान कितना जगह 2 हो जाएगा, और गुणे में कितना 1000 है तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे। और बाटा में यहाँ पे MA है, और MA का मतलब होता है ना कि जो बिले है और बिले का कितना मतलब अणु भार है। तो अगर यहाँ पे NaOH का अगर अणु भार निकालेंगे तो सोडियम कितना होता है 23 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है, यानी कि सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है कितना 16, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे W यानी कि MA का मान कितना जगह पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे V कितना देगा यानी कि आयतन कितना यहाँ पे 200 ml है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम 200 ml। और देखिए इसमें 3 जीरो से क्या ये वाला 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचे कितना, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा यहाँ पे ये 4। तो 1/4 का मान कितना होता है यहाँ पे 0.25 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। जो 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि समप्राश्री विलयन में समान होता है। देखिए मान चलिए 2 को क्या है, समप्राश्री विलयन है, तो इन दोनों समप्राश्री विलयन में क्या समान होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोलर सांद्रण क्या होता है, हमेशा समान होता है समप्राशरण विलयन का। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि किसी विलयन में बिले तथा बिलाय के मोल प्रभाज का योग कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना होता है 1 होता है। हम लोग जानते हैं जो बिले का मोल अंश होता है कितना होता है, यानी कि N, यानी कि स्मॉल n, बाटा में होता है स्मॉल n, प्लस में क्या होता है कैपिटल N, और प्लस में अगर बिलाय का पूछेगा तो बिलाय का यहाँ कैपिटल N, बाटा में हो जाएगा स्मॉल n, प्लस में कैपिटल N। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना यहाँ पे बाटा में आ जाएगा आपका स्मॉल n प्लस में कैपिटल N, और ऊपर क्या यहाँ पे इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल n प्लस में यहाँ पे कैपिटल N, तो क्या दोनों कट जाएगा, तो दोनों कट कितना बनेगा 1 आएगा। तो यानी कि किसी भी बिलियन के बिले और बिलाय का मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज का जो योग होता है हमेशा कितना होता है 1 होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है बोला गया है किसी बिलियन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। जो बिलियन होता है उस बिलियन का जो अणुसंग गुणधर्म होता है वो क्या किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कणों की संख्या पर क्या होता है अणुसंग गुणधर्म निर्भर करता है। और अणुसंग गुणधर्म कितने प्रकार होता है, 4 प्रकार का होता है। पहले का होता है वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा का होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा का होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा का होता है प्रासरण दाब। तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। जो 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अणुसंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हम अभी बताएं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 4 प्रकार के अणुसंग गुणधर्म होते हैं। कौन कौन होते हैं आप बताइए एक बार और। यहाँ पे देखिए पहले का जो होता है वास्तव में अपेक्षिक अवनमन होता है, फिर यहाँ दूसरा का होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा का होता है
हिमांक में अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब। ये 4 प्रकार के होते हैं कौन, अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कौन मतलब किस पर, इन चारों में से किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मोललता होता है, क्या होता है मोललता, यानी कि मोलेलिटी, इस पर न ताप का क्या होता है प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया ना 1 kg, और 1 kg किस में आता है, यहाँ पे मोललता में आता है, यानी कि बोलेगा ना कि कोई घोलक है, उस घोलक में कितना 1 kg घोलक में घोले के मोलों की संख्या पूछेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मोललता हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोललता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पे बोल देगा ना कि 1 लीटर में घुले मतलब कि घुले के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलरता हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोलरता हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोलरता। यहाँ पे 1 लीटर बोलेगा तो मोलरता, और 1 kg बोल देगा तो मोललता। और जो मोललता होता है इसे लिखता है हम छोटा एम से, और जो यहाँ पे मोलरता होता है इसे लिखता है हम कैपिटल एम से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है 12 नंबर, किसी बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बताइए, आप लोगों को बताया ना कि क्या होता है अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार होता है, तो ये होता है 4 प्रकार। कौन कौन होता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। तो इन चारों में से इनमें से कौन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है, यहाँ बोला गया उदाहरण पूछा है, तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। घनत्व यानी घनत्व नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है, तापमान नहीं होता है, कौन होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो यहाँ 13 में क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी इन चारों में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परासरण धर्म क्या होता है, एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म होता है। और आप लोग इसका मतलब कि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाले हैं टेलीग्राम का, वहाँ पर जाइए, उसको जुड़कर वहाँ पर ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला देखिए, जो 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि HCl एवं H2O में स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण का अर्थ होता है कि जब किसी हम 2 बिलियन को यानी 2 पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो दोनों पदार्थ एक ही साथ क्या होता है उबलना प्रारंभ कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22.2% HCl, क्या हो जाएगा 22.2% HCl। देखिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन, जो 15 में क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन भिन्न है, यानी इन चारों जो ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से 3 का है समान है और इसमें से एक का है भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर डेल्टा टी बी है, क्या है डेल्टा टी बी है, इसे कहते हैं ना क्वथनांक में उन्नयन। और एक यहाँ पर ऑप्शन बी है, ये क्या है डेल्टा टी एफ है, यानी कि क्या है ये, इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। और यहाँ पर लिखा गया डी नंबर पाई, या इसे लिखते हैं पी से, ये क्या होता है ना परासरण दाब होता है। तो देखिए ये तीनों का है, ये तीनों जो है ना और संग गुणधर्म है। लेकिन यहाँ जो केबी है, केबी का एक नियतांक है, तो क्या हो जाएगा ये भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए यहाँ पे डेल्टा टीबी और डेल्टा एफ और टी एफ और यहाँ पे पाई, ये तीनों का अणुसंग गुणधर्म है, लेकिन केबी का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केबी। चलिए हम अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 0.1 BaNO3 के होल ट्वाइस घोला का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटत अवस्था बताइए कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कितना हो जाएगा 74% इसका हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 17 में जो क्वेश्चन बोला गया है कि संयोजन के लिए 1/2 गुणांक का मान होता है। तो देखिए हम बताए थे ना 1/2 क्या होता है, मान देखिए यहाँ पे जो ए है ना, ए को कहते हैं हम बिले और बी को कहते हैं हम विलायक। तो जब यहाँ पे ना बिले कहाँ जाता है, विलायक में जाता है, तो बिले पदार्थ का संयोजन होता है या तो वियोजन होता है। तो इसी का मान निकालने के लिए हम 1/2 गुणांक का उपयोग करते हैं। तो जब किसी भी बिले पदार्थ का ना संयोजन होता है तो उसका ना 1/2 गुणांक का मान 1 से क्या होता है कम होता है। जब किसी विलेय पदार्थ का मतलब क्या होता है वियोजन होता है तो उसमें 1/2 गुणांक कितना 1 से अधिक होता है। और जब किसी विलेय पदार्थ का नहीं संयोजन होगा नहीं वियोजन होगा तो उसमें 1/2 गुणांक का मान हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो इसका 3 कंडीशन होता है। देखिए जब मान लीजिए जब संयोजन होगा तो 1/2 गुणांक का मान कितना हो जाएगा 1 से क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 से कम हो जाएगा यहाँ पे कब, जब संयोजन होगा तब। और जब वियोजन होगा तो 1/2 गुणक मान क्या होगा 1 से अधिक होगा, क्या होगा 1 से अधिक हो जाएगा। और जब यहाँ नहीं संयोजन होगा नहीं वियोजन होगा तो 1/2 गुणक मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये चारों मतलब यहाँ इसमें 3 कंडीशन होता है, तीनों को याद रखिएगा। तीनों में ऑब्जेक्टिव पूछता है। जब संयोजन होगा तो 1/2 गुणक मान कितना होगा 1 से कम, जब वियोजन होगा तो 1/2 गुणक मान कितना होगा 1 से अधिक, नहीं संयोजन होगा नहीं वियोजन होगा तो 1/2 गुणक मान कितना होगा 1 के बराबर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन बोला गया है कि हेनरी का नियम P बराबर KH x में x क्या है। तो हम जानते हैं देखिए जो हेनरी का नियम होता है ना, यानी कि दाब समानुपाती होता है मोल अंश के, किसके मोल अंश के, गैस के मोल अंश के। जो हेनरी का नियम बोलता है कि किसी विलायक में बिले यानी कि गैस के मोलों का जितना भी विलेयता होता है वो क्या होता है दोनों दाब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या दाब हो गया और ये हो गया यहाँ पे गैस का मोल अंश, ये दोनों का समानुपाती होता है। जैसे समानुपाती हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे P बराबर KH और यहाँ पे होता है ये x, KH क्या हो गया यहाँ पे नियतांक हो गया। तो यहाँ देखिए KH हो गया नियतांक और x क्या होता है गैस का मोल अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैस का मोल अंश राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला देखिए यहाँ पे 19वां क्वेश्चन बोला गया है कि परासरण दाब का संबंध दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए इसका जो इक्वेशन होता है
प्राथमिक दाब का क्या होता है, यहाँ पे P बराबर होता है CRT, क्या होता है P बराबर CRT। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इससे ना हम ये P बराबर CRT प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मोल प्रति केजी किसका मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया ना केजी, और यहीं पर रहेगा कि मोल प्रति लीटर, क्या रहेगा मोल प्रति लीटर। तो ये किसका मात्रक होता है, अगर लीटर बोल देगा तो ये हो जाएगा मोलरता का, किसका हो जाएगा मोलरता का, मोलरता का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केजी बोल देगा तो क्या हो जाएगा, ये मोलरता का हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घोला जाता है तो घोलक को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्राम बोला है ना, तो किसमें आएगा, ये मोलरता में आएगा, और मोलरता को कहते हैं ना मोलल, क्या कहते हैं, मोलल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 0.1 मोलल हो जाएगा, 0.1 क्या हो जाएगा, मोलल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। चलते हम अगला क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वे बिलियन जिसमें परासरण दाब समान होता है, वे बिलियन जिसमें परासरण दाब समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसका परासरण दाब समान होता है उसे हम कहते हैं समप्राचरी बिलियन, क्या कहते हैं, समप्राचरी बिलियन कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। चलते हम अगला। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मोलारता को व्यक्त किया जाता है, यानी कि मोलारता को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो अभी बताया ना इसको क्या होता है कि मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो इसका देखिए इसमें से कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, मोल प्रति लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलते हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि CaNO3 का द होल ट्वाइस में 1/2 गुणांक होता है। तब इसको हम तोड़ेंगे तो ये Ca है, और यहाँ पे CaNO3 का द होल क्या है, ट्वाइस है। जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो कितना आएगा यहाँ पे आई का मान, तो इसमें आई का मान आएगा 3, कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। चलते हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कौन राउल्ट का नियम है, कौन राउल्ट का नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P बराबर हो जाएगा P नॉट एक्स, क्या हो जाएगा, P बराबर P नॉट एक्स हो जाएगा, कौन राउल्ट का नियम होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चल देते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 0.1 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.1 मोल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होगा। तो देखिए इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में आई का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे MgCl2 है तो इसमें आई का मान कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 1 से 3 कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। चलिए देते हैं हम अगला। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा P0 माइनस क्या होता है, PS बटे में PO, यानी कि P0 माइनस PS बटा में क्या होता है, यहाँ पे P0 होता है। ये क्या होता है, ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला। देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि KB बराबर डेल्टा TB जबकि घोलक की मोललता है, यानी कि घोलक की मोललता कितना रहेगा कि KB बराबर हो जाएगा डेल्टा TB के। तो देखिए यहाँ पे मोललता यानी कि इसका इक्वेशन होता है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा TB बराबर, ये इक्वेशन होता है KB M मतलब क्या होता है, मोललता। तो ये मोललता का मान अगर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB के। तो यहाँ पे इसका यानी कि मोललता का मान कितना रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है कितना है, 1 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या होना जाएगा, जल में 1% NaCl, यानी देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो 1/2 गुणा का मान कितना होता है, 1 होता है, सुक्रोज का भी कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरिया का भी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे NaCl है, NaCl का कितना होता है, 1/2 गुणा का मान 2 होता है। तो 1/2 गुणा का मान जिसका ज्यादा होगा उसका क्वथनांक में उनमें भी क्या हो जाएगा, उतना अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर इसका, इसको याद रखिएगा, जल में 1% NaCl। चल देते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ठोस का द्रव में विलयता से संबंधित है, यानी कि इसमें 3 गो नियम है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और अणुसांग गुणधर्म। तो इनमें से कौन ठोस का द्रव में विलयता पर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अणुसांग गुणधर्म। ये होता है ना किसी भी द्रव में क्या करते हैं, किसी भी द्रव में जब हम ठोस पदार्थ को घुलाते हैं तो ये हमेशा जो गुणधर्म होता है कौन होता है, अणुसांग गुणधर्म। जो हेनरी होता है ना, हेनरी का नियम, ये द्रव में गैस का विलयता पर कार्य कौन करता है, हेनरी का नियम, और राउल्ट का नियम करता है द्रव में द्रव के विलयता पर कार्य करता है। तो ये आप लोग तीनों याद रखिएगा, जो हेनरी का नियम होता है द्रव में गैस की विलयता पर कार्य करता है, और राउल्ट का नियम जो होता है द्रव में द्रव का विलयता पर कार्य करता है, और यहाँ पर अणुसांग गुणधर्म होता है ये करता है द्रव में ठोस के विलयता पर कार्य करता है। तो इसका आंसर बोला गया, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि ठोस का द्रव में विलयता, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अणुसांग गुणधर्म। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, कम होता है। किसी भी विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव का होता है तुलना में कम होता है। चलिए हम अगला। देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 24.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0.5। कितना होता है, 0.5 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला
क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 33वां क्वेश्चन बोला गया है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्यों। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है, तो उसका क्या होता है, वहाँ पर क्वथनांक का भी मान कम होता है। इसलिए क्या होता है, पहाड़ों पर खाना क्या होता है, बहुत देर से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वहाँ वायुमंडल दाब क्या होता है, कम होता है। चलिए हम अगला देखिए, यहाँ पे 34वां क्वेश्चन बोला गया है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 से कम हो जाता है, यानी 0 डिग्री का कम हो जाता है। तो इसका कारण होता है ना, हिमांक में अवनमन। क्या होता है, हिमांक में अवनमन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमांक में अवनमन। तो इसको याद रखिएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 35वां क्वेश्चन बोला गया है कि कौन अणुसंग गुणधर्म नहीं है। तो इनमें से बताना कि कौन अणुसंग गुणधर्म नहीं है। हम बताए थे कि अणुसंग गुणधर्म कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिकी सक्रियता का होता है, नहीं होता है। यानी कि हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन भी होता है, और वाष्प में अपेक्षिक अवनमन होता है, और एक होता है प्रासरण दाब। तो ये 4 गो अणुसंग गुणधर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाशिकी सक्रियता है ये नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 36वां क्वेश्चन बोला गया है कि प्रासरण की प्रक्रिया होता है। प्रासरण की जो प्रक्रिया होता है किस में होता है, तो यह हमेशा द्रव में होता है। कहाँ होता है, द्रव में होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विसरण जो होता है ना, विसरण सभी माध्यम में होता है, लेकिन प्रासरण बोला गया था प्रासरण केवल और केवल द्रव में ही होता है। ये सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसको इसका मतलब सभी का पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए वहाँ पर ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 37वां क्वेश्चन बोला गया है कि अगर एन घुल पदार्थ के मोलों की संख्या है, वह कैपिटल एन घोलक के मोलों की संख्या है, तो घुल के मूल प्रभाजक बताइए क्या होगा। तो इसको अगर घुल का मूल प्रभाजक निकालेंगे, यानी कि बीले के मूल प्रभाजक निकालेंगे, तो क्या होता है ना कि बीले बाटा होता है कुल बिलियन का मोल अंश, यानी कि मूल प्रभाजक। तो कुल बिलियन का निकालेंगे कैसे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो कैपिटल यानी कि स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, यानी कि हो जाएगा स्मॉल एन बाटा में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एन बाटा एन माइनस एन प्लस एन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 38वां क्वेश्चन बोला गया है कि दो द्रव का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है। यानी देखिए, जो दो द्रव होगा, दोनों द्रव को अगर हम मिलाएंगे तो दोनों ने एक ही तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देगा। तो वैसे मिश्रण को कहते हैं हम एजियोट्रोपिक मिश्रण। क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिश्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसको स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 39वां क्वेश्चन बोला गया है कि एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.033 मोल। क्या हो जाएगा, 0.033 मोल हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, यानी कि वैसा विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, यानी कि आदर्श घोल कहते हैं। और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है वो क्या होता है, अनादर्श घोल होता है। तो उसमें देखिए आप लोग यहाँ पूछा गया है कि आदर्श घोल कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, आदर्श घोल नहीं होगा ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 41वां क्वेश्चन बोला गया कि आदर्श विलयन के लिए इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आदर्श घोल के लिए जो डेल्टा एच होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो चलिए हम अगला देखिए, यहाँ पे 42वां क्वेश्चन बोला गया है कि समुद्री जल का प्रासरण दाब लगभग कितना होता है, यानी जो समुद्री जल होता है उसका प्रासरण दाब कितना होता है लगभग में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 एटीएम होता है। क्या होता है, 30 एटीएम होता है। और यहाँ जो एटीएम है ना, एटीएम प्रासरण दाब का क्या होता है, एक मात्रक होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला देखिए, यहाँ पे 43वां क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब की इकाई है, इसमें बताइए इनमें से कौन प्रासरण दाब की इकाई है। अभी बताएं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रासरण दाब की जो इकाई होता है क्या होता है, एटीएम होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 44वां क्वेश्चन बोला गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, यानी कि इनमें से कौन है जो तापमान पर कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मोलालता होता है इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 46वां क्वेश्चन बोला गया है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11.2 लीटर होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन बोला है कि आना आदर्श वे है जो, देखिए अभी बताएं कि जो वैसा विलयन जो क्या कहता है राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है वो क्या कहते हैं, आना आदर्श विलयन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राउल्ट का नियम
नियम का पालन नहीं करता है। क्या करता है? राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। तो जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है वो क्या करता है? आना आदर्श विलयन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला देखिए, यहाँ पे 48 में क्वेश्चन बोला है कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के लिए अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाए? 0 होता है। कितना होता है? एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है कितना होता है? 0 होता है। किसके लिए? आदर्श विलयन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 49 में क्वेश्चन बोला है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मनुष्य का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगला देखिए, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें बोला गया है कि शुद्ध जल का मोलार्ता कितना होता है? शुद्ध जल का मोलार्ता कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 55.6% होता है। तो देखिए, अभी तक ये वीडियो को मतलब लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार के इस पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।